नमस्कार साथियों। आज हम जेपीएससी पेपर 2 अर्थात झारखंड स्पेशल का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ प्रश्न जेपीएससी की पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, जबकि कुछ प्रश्न परीक्षा के संभावित पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए। इसलिए मेरी आप सभी से एक छोटी सी अपील है, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पहले स्वयं उत्तर सोचिए, फिर अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। तो बिना सोचे समझे चलिए आइए चलते हैं हम लोग आज का झारखंड स्पेशल एमसीक्यूज में। तो आपका सवाल है, नागवंशी शासन व्यवस्था में पांडे का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या होता था। अभी आप लोग को लग रहा होगा हम 17 नंबर सवाल से देख रहे हैं भाई, तो इसके पहले हम 16 नंबर सवाल तक हम कल करवा चुके हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। 17 नंबर सवाल का था हमारा, नागवंशी शासन व्यवस्था में पांडे का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या होता था। ऑप्शन नंबर ए, कर की दर तय करना। ऑप्शन नंबर बी, राजा के आदेशों को पढ़ना और पंचायती दस्तावेजों का हिसाब किताब रखना। ऑप्शन नंबर सी, बाहरी दुश्मनों की सूचना देना। ऑप्शन नंबर डी, राजा की पालकी ढोना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा के आदेशों को पढ़ना और पंचायती दस्तावेजों का हिसाब किताब रखना। तो चलिए इस विश्लेषण को देखते हैं लोग। पांडे जो है पढ़ा राजा नागवंशी सचिवालय में सूचनाओं, दस्तावेजों, आदेशों को दर्ज करने वाले और हिसाब किताब रखने वाले मुख्य लिपिक होते थे। क्या होते थे ये? पांडे जो है मुख्य लिपिक होते थे। क्या होते थे? मुख्य लिपिक होते थे। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि पांडे जो है पढ़ा राजा नागवंशी सचिवालय में सूचनाओं, दस्तावेजों, आदेशों को दर्ज करने वाले और हिसाब किताब रखने वाले मुख्य लिपिक होते थे। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कर की दर तय करना, यानी कर की दरें नागवंशी राजा और बाद में मुगल ब्रिटिश अधिकारी तय करते थे, पांडे तय नहीं करते थे। कौन तय करते थे? नागवंशी राजा। नागवंशी राजा और ब्रिटिश अधिकारी तय करते थे। ब्रिटिश अधिकारी तय करते थे। कौन तय करते थे? ब्रिटिश अधिकारी तय करते थे, पांडे तय नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात कर रहे थे, बाहरी दुश्मनों की सूचना देना। ये जो है जासूसों यानी कि गुप्तचरों या सीमावर्ती घटवालों का काम होता था। किसका होता था? घटवालों का काम होता था। किसका काम होता था? घटवालों का काम होता था। घटवालों का काम होता था। ऑप्शन नंबर डी, राजा की पालकी ढोना। तो पालकी ढोने का जो कार्य है विशिष्ट कहार जातियों मजदूरों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? विशिष्ट कहार जातियों द्वारा। विशिष्ट कहार जातियों या मजदूरों द्वारा द्वारा या किसके द्वारा? मजदूरों द्वारा ढोया जाता था। तो लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, नागवंशी राजाओं की उस भूमि को क्या कहा जाता था जिस पर केवल राजा का अधिकार होता था और जिसकी उपज राजा के महल जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका कोढ़कर भूमि। ऑप्शन नंबर बी, राजहंस भूमि। ऑप्शन नंबर सी, मंझियस भूमि। ऑप्शन नंबर डी, भूही हरी भूमि। तो आपका सही जवाब है मंझियस भूमि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है मंझियस भूमि। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। मंझियस भूमि को देखते हैं। राजा की निजी या विशेष भूमि को, राजा की निजी या एक मिनट भाई, राजा की किधर कर्सर भी काम नहीं करता कभी कभी। राजा की निजी या विशेष भूमि।
राजा या विशेष भूमि। क्या कहा जाता था उसे? राजा की निजी या विशेष भूमि को मंझियास भूमि कहा जाता था। और जिसकी पूरी उपज जो है राजा के महल, यानी इसका जो पूरी जो उपज जो है कहां, राजा के महल या फिर निजी कोष जाती थी। कहां जाती थी? निजी कोष में जाती थी। और इसकी देखभाल कौन करता था? इसकी देखभाल जो है भंडारी करता था। कौन करता था? भंडारी करता था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले विकल्प की ओर। ऑप्शन नंबर ए की हम लोग बात करते हैं, कोढ़कर भूमि की बात कर लेते हैं। कोढ़कर भूमि यह किसी सदान या गैर आदिवासी द्वारा जंगलों या पहाड़ों को तोड़कर तैयार की गई धान की खेती वाली भूमि होती थी। ये किसके द्वारा? सबसे पहली बात है कोढ़कर भूमि जो है धान की खेती वाली भूमि थी। धान की खेती वाली भूमि होती थी। और ये जो है सदान या गैर आदिवासी द्वारा, ये जो है सदान या गैर आदिवासी द्वारा जंगलों या पहाड़ों को तोड़कर, जंगलों या पहाड़ों को तोड़कर तैयार की गई एक प्रकार से धान की खेती की भूमि होती थी। हम लोग राजहंस भूमि की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। यह राजाओं की वह भूमि थी जिसे वह कर वसूलने या किराए पर देने के लिए उपयोग करते थे। किसके लिए? टैक्स वसूलने या किराए पर देने के लिए, किराए पर देने के लिए जो भूमि होता था उसे राजहंस भूमि कहा गया। भूयियर भूमि, हालांकि इसको बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भूयियर भूमि ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। यह मुंडाओं की पारिवारिक जमीन थी। भूयरी भूमि जो है ये जो है मुंडाओं की पारिवारिक जमीनें थी। जमीनें थी जिस पर राजा का सीधा अधिकार नहीं होता, जिस पर राजा का सीधा अधिकार नहीं होता था, सीधा अधिकार नहीं होता था। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन प्रणाली में कोटवार का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए पूजा पाठ करना, ऑप्शन नंबर बी संदेशवाहक के रूप में काम करना और सुरक्षा व्यवस्था देखना, ऑप्शन नंबर सी राजा का हिसाब लिखना, ऑप्शन नंबर डी वनों की कटाई को रोकना। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संदेशवाहक के रूप में काम करना और सुरक्षा व्यवस्था को देखना। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। कोटवार पढ़ा ग्रामीण स्तर पर पहरेदारी, कोटवार जो है पढ़ा या ग्रामीण स्तर पर पहरेदारी, सुरक्षा व्यवस्था देखने और बैठकों या राजा के संदेशों को पहुंचाने का क्या करता था? काम करता था, यानी कि पुलिस की भांति। किसकी भांति? पुलिस की भांति। तो नागवंशी शासन प्रणाली में कोटवार का मुख्य कार्य क्या था? संदेशवाहक के रूप में काम करना और सुरक्षा व्यवस्था को देखना, उसका क्या था? मुख्य कार्य था। यानी बोल सकते हैं किसकी भांति? पुलिस की भांति। किसकी भांति? पुलिस की भांति कार्य करता था। कौन? कोटवार। कौन करता था? कोटवार। इसके जगह पे यानी कि ये है पुलिस की भांति की हम लोग बात की। बाकी अन्य विकल्प की चर्चा करते हैं। पूजा पाठ कराना, तो पूजा पाठ कराना जो है ये क्या है? पाहन के अधीन था। किसके अधीन था? ये पाहन के अधीन था। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, राजा का हिसाब लिखना, तो राजा का हिसाब कौन लिखता था? पांडे या दीवान का यह कार्य जो है पांडे या दीवान का होता था। किसका होता था? पांडे या दीवान का होता था। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, वनों की कटाई करना, कि हम रोकना की बात कर लेते हैं हम लोग।
पारंपरिक समाज में पर्यावरण सुरक्षा जो है पूरा समाज मिलकर करता था, इसके कोई पृथक पद नहीं था। यानी कह सकते हो लोग पारंपरिक समाज में पर्यावरण संरक्षण पूरा समाज मिलकर करता था। यहां इसके लिए कोई पृथक पद यानी अलग से कोई पद नहीं था। तो चलिए लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है नागवंशी शासन व्यवस्था के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए राजाओं की आपसी लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी मुंडाओं का विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर थोपना और पारंपरिक अधिकारों को छीनकर जमींदारी लागू करना, ऑप्शन नंबर डी अकाल पड़ना। तो आपका सही जवाब है अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर थोपना और पारंपरिक अधिकारों को छीनकर जमींदारी लागू करना। तो चलिए इसके हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। जब अंग्रेजों ने 1793 में, जब अंग्रेजों ने कब 1793 में क्या क्या उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया? क्या लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। याद रखिएगा जेपीएससी के पेपर 1 में भी यहां से सवाल पूछा गया है। लागू किया तो राजाओं की पारंपरिक व लोकतांत्रिक पढ़ा पंचायत व्यवस्था यहां से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। पढ़ा जो पंचायत व्यवस्था जो है नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और राजा लोक कल्याणकारी शासक न रहकर केवल ब्रिटिश जमींदार बन गए। क्या बन गए? यहाँ पे ब्रिटिश जमींदार बन गए, जिसे सदियों पुरानी पारंपरिक व्यवस्था यहाँ पे छीन भिन हो गई। बाकी अन्य विकल्प के हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। राजाओं की आपसी लड़ाई, तो नागवंशी राजाओं में छिटफुट मतभेद थे। नागवंशी राजा में क्या था? यहाँ पे छिटफुट मतभेद थे। छिटफुट मतभेद, लेकिन ये संपूर्ण व्यवस्था के पतन का कारण नहीं था। यानी बोल सकते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था का पतन का कारण नहीं था। पतन कारण नहीं था। मुंडाओं का विद्रोह की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग मुंडाओं ने विद्रोह पारंपरिक व्यवस्था के खत्म होने और बाहरी जमींदारों दिखुओं के शोषण के खिलाफ किया था, न कि नागवंशी व्यवस्था को कमजोर करने के लिए। कह सकते हो मुंडाओं का विद्रोह जो था नागवंशी व्यवस्था कमजोर करने के लिए नहीं था। मुंडाओं का विद्रोह नागवंशी व्यवस्था को कमजोर करने के लिए नहीं था। तो किसके लिए था? ये था पारंपरिक व्यवस्था के खत्म होने और बाहरी जमींदारों अर्थात दिकुओं के शोषण के खिलाफ किया गया था। क्या था? मुंडाओं का विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात करें अकाल पड़ना। अकाल ने आर्थिक संकट जरूर पैदा किया, लेकिन प्रशासनिक पतन का मूल कारण ब्रिटिश नीतियां ही थी। कौन थी? प्रशासनिक पतन का जो पतन का मुख्य कारण क्या थी? ब्रिटिश नीतियां ही थी। नीतियां ही थी। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन व्यवस्था में भूविहारी काल के दौरान कर न लेने की परंपरा के पीछे मुख्य तार्किक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए नागवंशी राजा कर वसूलने की तकनीक नहीं जानते थे, ऑप्शन नंबर बी नागवंशी राजा स्वयं को जनता का शासक नहीं बल्कि मुंडाओं के सहोदर या कबीले का बड़ा भाई मानते थे, ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर क्षेत्र में उस समय मुद्रा यानी कि करेंसी का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी मुंडा विद्रोह के डर से राजा कर नहीं मांगते थे, राजा जो है वो कर नहीं मांगते थे।
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नागवंशी राजा स्वयं को जनता का शासक नहीं बल्कि मुंडाओं के सहोदर या कबीले का बड़ा भाई मानते थे। क्या मानते थे? बड़ा भाई मानते थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर एक की बात करते हो, नागवंशी राजा कर वसूलने की तकनीक नहीं जानते थे, ये क्या है? ये गलत है कथन। क्या है ये कथन? जो है गलत है। क्या हो जाता है इसका भाई? इसका भी स्याही वही खत्म होता है कहा राजा। तो हम लोग बात कर रहे थे भी नागवंशी शासन व्यवस्था में भूयरी काल के दौरान कर न लेने की परंपरा के पीछे मुख्य तार्किक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, नागवंशी राजा कर वसूलने की तकनीक नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर बी, नागवंशी राजा स्वयं को जनता का शासक नहीं बल्कि मुंडाओं के सहोदर या कबीले का बड़ा भाई मानते थे। ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर क्षेत्र में उस समय मुद्रा का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। और ऑप्शन नंबर डी, मुंडा विद्रोह के डर से राजा कर नहीं मांगते। तो चलिए हम लोग एक का हम लोग विकल्प के हम लोग पहले चर्चा करें। ऑप्शन नंबर एक की हम लोग पहले बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑप्शन नंबर एक की बात हम लोग करेंगे। यानी इसमें कहता है नागवंशी राजा जो है कर वसूलने की प्रशासनिक तकनीक नहीं जानते थे। ये कथन क्या है? आपका असत्य है। ये कथन क्या है? आपका असत्य है। यानी राजाओं के पास सुगठित दीवान और सचिवालय थे। हम लोग कह सकते हैं राजाओं के पास क्या थे? सुगठित दीवान और सचिवालय थे। सुगठित दीवान और सचिवालय थे। और तकनीक की कमी इसका कारण नहीं था। और तकनीक का जो कह सकते हैं लोग इसका कारण नहीं था। इसलिए कथन है क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, नागवंशी राजा स्वयं को जनता का शासक नहीं बल्कि मुंडाओं के सहोदर या कबीले का बड़ा भाई मानते थे। ये कथन सत्य है आपका। ये कथन क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है? कि मुंडाओं की लोकतांत्रिक चेतना में राजा का पद जो कोई निरंकुश शासक नहीं था। लेकिन राजा का जो पद जो था कोई निरंकुश शासक नहीं था। वह कबीले का रक्षक और बड़ा भाई सहोदर माना जाता था। और समन सामंतवादी होने के कारण नियमित कर का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं था। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कर का कोई प्रावधान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी की हम बात कर रहे थे, छोटानागपुर क्षेत्र में उस समय मुद्रा का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। तो ये कथन क्या है? ये कथन भी आपका गलत है। तो कैसे गलत है भाई? तो वस्तु विनिमय प्रचलित था। यहाँ पे क्या था? वस्तु विनिमय प्रचलित था, परंतु यह टैक्स न लेने का मूल दार्शनिक तार्किक कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, मुंडा विद्रोह के डर से राजा कर नहीं मांगते थे। तो ये भी कथन क्या आपका? असत्य है। यानी कह सकते हैं प्रारंभिक काल में नागवंशी राजा और प्रजा के संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण थे। विद्रोह का कोई यहाँ भय विद्यमान यहाँ नहीं था। क्या था? राजा और प्रजा के संबंध, राजा और प्रजा का जो संबंध जो था क्या था? सौहार्दपूर्ण था। क्या था यहाँ पे? अत्यंत सौहार्दपूर्ण था। सौहार्दपूर्ण था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, मध्यकाल में मुगलों द्वारा
नागवंशी राजाओं पर मालगुजारी यानी कि नियमित कर लागू करने के बाद नागवंशी प्रशासनिक ऊर्ध्व संरचना में क्या बड़ा बदलाव आया? ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका पढ़ा राजाओं के पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी परंपरागत मानकी पदों को भूहियर में बदलकर उन्हें जबरन कर संग्रहकर्ता बना दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राजाओं ने मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था को अपने गांवों में लागू कर दिया। ऑप्शन नंबर डी गांवों के धार्मिक प्रधान पाहन को टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। तो एक एक हम लोग ऑप्शन की हम लोग चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर एक की हम लोग बात करते पहले, पढ़ा राजा के पद समाप्त नहीं हुए। सबसे पहली बात है यहाँ जो कहा गया पढ़ा राजाओं के पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, ये कथन जो है आपका असत्य है। यानी पढ़ा राजाओं का जो पद जो था समाप्त नहीं हुआ था, परंतु उनकी स्वायत्तता और भूमिका यहाँ पे संकुचित हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं हम लोग, परंपरागत मानकी पदों को भूहियर में बदलकर उन्हें जबरन कर संग्रहकर्ता बना दिया गया। ये कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी कथन सही है। यानी मुगलों को नियमित कर देने के लिए, कथन ये क्यों सही है तो जान लीजिए आप लोग कि मुगलों को नियमित कर देने के लिए नागवंशी राजाओं ने अपने ही पुराने सहयोगियों यानी मानकी पर क्या करेगा यहाँ पे दबाव, यानी कि मानकी के ऊपर यहाँ पे दबाव डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? दबाव डाला जाएगा। और मुंडा व्यवस्था के मानके भी इस नई कर संरचना में भूहियर कहलाए। क्या कहलाए? यहाँ पर भूहियर कहलाते हैं और अपनी ही प्रजा से टैक्स वसूलने वाले एजेंट बन जाएंगे। यानी अपनी ही प्रजा से टैक्स वसूलने वाले एजेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एजेंट बन जाएंगे। चलिए चलते ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। राजाओं ने मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था को अपने गांव में लागू कर दिया। ये कथन क्या आपका असत्य कथन है। यानी कि मनसबदारी मुगलों की केंद्रीय सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी? केंद्रीय सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। और नागवंशी राजा जो है स्वयं मुगलों के मनसबदार बने हैं। नागवंशी राजा जो थे स्वयं मुगलों के क्या बने? मनसबदार बने थे। क्या बने थे? मनसबदार बने थे और उन्हें ग्रामीण स्तर पर इन्हें लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, गांव के धार्मिक प्रधान पाहन को टैक्स वसूलने के लिए जिम्मेदार थी। ये कथन क्या आपका गलत कथन है। तो ये पाहन का कार्य क्या था? क्षेत्र केवल आध्यात्मिक अलौकिक शक्तियों को शांत रखने तक पूजा पाठ तक ही सीमित रहा। कहां तक? पूजा पाठ तक ही सीमित रहा। उन्हें कर व्यवस्था से यहाँ पे क्या किया गया था? दूर रखा गया था। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, थोड़ा गौर से सुनिएगा आप और ध्यान दीजिएगा। कथन एक कहता है फनी मुकुट राय ने गैर आदिवासियों यानी कि सदानों को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उन्हें उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। कथन दो कहता है नागवंशियों ने आते ही मुंडाओं को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था यानी कि गांव पढ़ा राज्य को पूरी तरह भंग कर दिया था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और ना ही दो। तो आप लोग एक बार सवाल को फिर से रीड कर लीजिए। आप लोग थोड़ा आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखिए आंसर को। आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ये केवल एक की बात करते हैं। तो हम लोग एक एक करके हम लोग कथन को लोग देखेंगे। कथन एक को पहले देखते हैं कि फनी मुकुट राय ने, किसकी बात करो? फनी मुकुट राय ने गैर आदिवासी सदानों को अपने राज्य में आमंत्रित किया। क्या किया? आमंत्रित किया और उन्हें उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। चलिए इसके विश्लेषण को और थोड़ा सा लंबा करते हैं। फनी मुकुट राय ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को क्या किया? सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक ढांचों को या लिखते हैं प्रशासनिक ढांचों को सुदृढ़ करने के लिए बाहर से योग्य सदानों को लाकर दीवान और पांडे जैसे पदों पर क्या किया? यहाँ पे आसीन किया। कह सकते हैं लोग कि दीवान और पांडे
जैसे पदों पर क्या किया, आसीन किया, बैठाया, जैसे पदों पर आसीन किया। ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत है भाई, वो देख लेते हैं। नागवंशियों ने आते ही मुंडाओं को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गांव पढ़ा राज्य को पूरी तरह क्या कर दिया था, भंग कर दिया। ये कथन क्या है, गलत है। ये कथन आपका ऑप्शन नंबर, ये कथन नंबर 2 जो है आपका गलत कथन है। क्यों, नागवंशियों ने मुंडाओं त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिल्कुल नष्ट यहाँ पे नहीं किया था, नष्ट जो है नहीं किया। तो क्या हुआ, बल्कि उसे अपनाते हुए केवल उसके शीर्ष पर अपना एक केंद्रीय राजशाही का ढांचा यहाँ पे स्थापित किया था। इस प्रकार आपका कथन एक जो है क्या है, सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस नागवंशी शासक के काल में मुगलों का आक्रमण यानी कि इब्राहिम खान के नेतृत्व में हुआ, जिसके बाद नागवंशी राजाओं की स्वायत्तता पूरी तरह समाप्त हो गई और वे नियमित करदाता बन गए। ऑप्शन नंबर ए मधु सिंह, ऑप्शन नंबर बी बैरी साल, ऑप्शन नंबर सी दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर डी राम सिंह। तो चलिए हम लोग चलते एक एक करके हम लोग बात करेंगे। मधु सिंह की बात करते। मधु सिंह जो है, मधु सिंह के समय अकबर के काल में आक्रमण हुआ था। मधु सिंह के समय देखा गया तो अकबर के काल में क्या हुआ था, अकबर के काल में आक्रमण हुआ था, आक्रमण हुआ था। परंतु वह अल्पकालिक संविदा जैसा था, नियमित शोषण का ढांचा यहाँ पे स्थापित यहाँ पे नहीं हुआ था। यानी कह सकते हो लोग नियमित शोषणकारी ढांचा स्थापित नहीं हुआ था। तो ये कथन क्या आपका असत्य, यानी कि आपका कथन गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी की हम लोग बात करते हैं, बैरी साल की बात करते हैं। बैरी साल का काल मुगलों से आंशिक संघर्ष का था, यानी पूर्ण अधीनता का नहीं था। बैरी साल का काल क्या है, मुगलों से आंशिक संघर्ष का था, आंशिक संघर्ष का था, कह सकता है कि पूर्ण अधीनता का नहीं। ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं हम लोग, दुर्जन साल की बात करते हैं, यानी 1615 से 16 ईस्वी, यानी 1615 से 16 ईस्वी में जहांगीर के बिहार सूबेदार इब्राहिम खान ने, जहांगीर के बिहार सूबेदार कौन, इब्राहिम, सवाल में भी लिखा हुआ आपका इब्राहिम खान ने खोखरा पर आक्रमण कर हीरा पार की राजा दुर्जन साल को क्या किया, बंदी बना लेता। क्या करता है यहाँ पे, बंदी बना लिया। किसको, दुर्जन साल को बंदी बना लिया और 12 वर्षों तक ग्वालियर में रखा। यानी इब्राहिम खान ने बंदी बनाकर किसको, दुर्जन साल को 12 वर्षों तक क्या किया, बंदी बनाकर रखा, बंदी बनाकर रखा। और इसके बाद से नागवंशी व्यवस्था में मुगलों की संप्रभुता और नियमित यहाँ पर जो कर जो था अनिवार्य हो गया। इस पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, आंसर जो है सही आंसर है दुर्जन साल। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, रामशाह की हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रामशाह का शासनकाल काफी बाद उत्तर मुगल काल का है। किसका है, मुगल काल के टाइम का नहीं है, उत्तर मुगल काल का है, उत्तर मुगल काल का है। और जब कर व्यवस्था पहले से ही स्थापित हो चुकी थी। इस प्रकार क्या है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंझियस भूमि और कोढ़कर भूमि में मुख्य अंतर क्या था। ऑप्शन नंबर ए का था आपका मंझियस भूमि पर पाहन का अधिकार था, जबकि कोढ़कर भूमि पर महतो का। ऑप्शन नंबर बी मंझियस भूमि राजा की निजी यानी कि शाही भूमि थी, जबकि कोढ़कर भूमि सदानों या आदिवासियों द्वारा जंगलों को साफ करके बनाई गई धान की खेती योग्य भूमि थी। ऑप्शन नंबर सी कहता है मंझियस भूमि पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, जबकि कोढ़कर भूमि पूरी तरह कर मुक्त थी। ऑप्शन नंबर डी कहता है मंझियस भूमि केवल पहाड़ियों पर होती थी और कोढ़कर भूमि मैदानों में। तो आपका सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर बी,
तो किसकी चर्चा हम लोग किए? मंजस भूमि की। पिछले जो अभी सवाल जो हम लोग हल किए 2-3 सवाल पीछे, उसमें मंजस भूमि की चर्चा की, कोड़कर भूमि की भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं, मंजस भूमि जो है राजा की निजी भूमि थी, और जबकि कोड़कर भूमि सदानों या आदिवासियों द्वारा जंगलों को साफ करके बनाई गई धान की खेती योग्य भूमि थी। ये बिल्कुल सही है। इस पर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। देखते हैं, मंजस जो है सीधे राजा या जमींदार के निजी उपभोग और भंडार के लिए सुरक्षित भूमि थी। क्या थी? सुरक्षित भूमि। किसके लिए? मंजस जो था राजा या जमींदारों के लिए। किसके लिए? इधर लिखा हुआ, हाँ, राजा या जमींदारों के लिए क्या था? एक प्रकार से सुरक्षित भूमि थी। और जबकि कोड़कर जो है आम रैयतों द्वारा बंजर, यानी हम यदि बात करें कोड़कर की बात कर रहे हैं, कोड़कर की बात करें, कोड़कर क्या था? ये आम रैयतों द्वारा, किसके द्वारा? आम रैयतों द्वारा बंजर पत्थर जंगलों, बंजर पत्थरों जंगलों को कोड़कर मेहनत से तैयार की गई उपजाऊ धान की खेती। कोड़कर क्या? कोड़कर मतलब क्या हो गया? खोदकर, यानी जंगलों को कोड़कर। कोड़कर का मतलब क्या हो गया? खोदकर मेहनत से तैयार की गई उपजाऊ जमीन थी। मेहनत से तैयार की गई उपजाऊ जमीन थी। बाकी अन्य विकल्प की हम चर्चा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, मंजर भूमि पर पाहन का अधिकार था, जबकि कोड़कर भूमि पर महतों का। तो इन भूमियों पर पाहन या महतों का प्रशासनिक नियंत्रण इसमें नहीं होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, मंजस भूमि पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, जबकि कोड़कर भूमि पूरी तरह कर मुक्त थी। ये भी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये भी क्या आपका गलत ऑप्शन है। यानी कह सकते हैं ब्रिटिश राज में कर नीतियां व्यापक थी। ब्रिटिश राज में टैक्स पॉलिसी जो था क्या था? व्यापक था। और कोड़कर शुरुआत में रियायती थी, पर बाद में कर के दायरे में, टैक्स के दायरे में आ गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं हम लोग कि मंजस भूमि जो है केवल पहाड़ियों पर होती थी और कोड़कर भूमि में मैदान होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? गलत है। तो सही क्या हो सकता था कि यह विभाजन स्वामित्व और भूमि निर्माण की प्रकृति पर आधारित था। किसके किसके पर आधारित था? ये जो था विभाजन था स्वामित्व और भूमि निर्माण की प्रकृति पर क्या थे? आधारित था, न कि किसी भौगोलिक ऊंचाई पर। चलिए वो चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी काल में बड़कागढ़ और पालकोट जैसी राजधानियों के निर्माण के पीछे कौन सा प्रशासनिक या सामरिक कारण सबसे प्रमुख था? ऑप्शन नंबर ए, मुगलों और मराठों के लगातार होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा पाना। ऑप्शन नंबर बी, वहां की भूमि कर वसूली के लिए अत्यधिक उपजाऊ थी। और ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करना। ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों को खुश करने के लिए नई बस्तियां बसाना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुगलों और मराठों के लगातार होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा पाना। तो देखते हैं ऐसे ही कैसे। मैदानी राजधानियां जो है बाह्य आक्रमणों के प्रति संवेदनशील थी। मैदानी जो राजधानियां जो थी बाह्य आक्रमणों के लिए क्या थी? उसके प्रति संवेदनशील थी। और मुगलों और 18वीं सदी में मराठों, कह सकते हैं मुगलों और मराठों 18वीं सदी में, कौन सा सदी में? 18वीं सदी में मराठों यानी कि भास्कर पंडित आदि के हमलों से बचने के लिए राजवंशी राजाओं ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपनी राजधानियां पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे क्षेत्रों जैसे दोईसा, लिखी देते हैं यहाँ पे, जैसे दोईसा और पालकोट, रातूगढ़, क्या क्या इन्होंने स्थानांतरित कर दिया। क्या किया? स्थानांतरित कर दिया। क्यों? सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम लोग बात करें एक एक हम लोग ऑप्शन के विश्लेषण करते हैं। वहां की भूमि कर वसूली के लिए अत्यधिक उपजाऊ थी। ये कथन आपका क्या है? गलत कथन है। क्यों गलत कथन है? ये पहाड़ी क्षेत्र कृषि के लिए मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम उपजाऊ थे। क्या थे? कम उपजाऊ थे। और अतः यहाँ पे आर्थिक लाभ कारण नहीं था, इसलिए कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करना। ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या है?
गलत है। क्यों गलत है? कि नागवंशी काल के दौरान बौद्ध धर्म का कोई बड़ा राजनीतिक खतरा या प्रभाव इस पर इस क्षेत्र में नहीं था, इसलिए कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हुए अंग्रेजों को खुश करने के लिए नई बस्तियां बसाना, तो ये भी कथन क्या है? तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यानी राजधानियों का परिवर्तन जो है मुख्य रूप से ब्रिटिश आगमन से पूर्व या उनके विरुद्ध सामरिक सुरक्षा के लिए यहाँ पे किया गया था। तो लोग चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त ने नागवंशी शासन व्यवस्था के मूल लोकतांत्रिक चरित्र को किस प्रकार नष्ट किया? ऑप्शन नंबर ए का था आपका, इसने पढ़ा राजाओं को ब्रिटिश सेना में शामिल होने पर मजबूर किया। ऑप्शन नंबर बी, इसने नागवंशी राजाओं को जमीन का वास्तविक मालिक यानी कि जमींदार बना दिया और आम आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर रैयत किराएदार बना दिया। ऑप्शन नंबर सी, इसके तहत नागवंशी राजाओं को फांसी देने का अधिकार मिल गया। ऑप्शन नंबर डी, इसने गांवों के महतो पद को वंशानुगत से हटाकर निर्वाचित कर दिया। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए की हम लोग पहले बात करते हैं, इसने पढ़ा राजाओं को ब्रिटिश सेना में शामिल होने पर मजबूर किया। क्या क्या? मजबूर किया। हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं, यानी क्यों ये कथन ये गलत है। ये कथन जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। क्यों गलत है? आदिवासियों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करना इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं था, बल्कि राजस्व सुनिश्चित करना था। देखा गया तो इसमें क्या था? राजस्व सुनिश्चित करना था, सेनाओं में भर्ती करना नहीं था। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं लोग, इसने नागवंशी राजाओं को जमीन का वास्तविक मालिक अर्थात जमींदार बना दिया और आम आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर रैयत अर्थात किराएदार बना दिया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है? कि पारंपरिक मुंडा नागवंशी दर्शन में भूमि जो है सामुदायिक संपत्ति थी। भूमि क्या थी? यहाँ भूमि जो थी सामुदायिक संपत्ति थी। भूमि क्या थी? सामुदायिक संपत्ति थी। राजा केवल समाज का प्रधान था। राजा क्या था? समाज का प्रधान था। और कॉर्नवालिस के कानून ने राजा को पाश्चात्य शैली में भूस्वामी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? भूस्वामी घोषित कर दिया, जिससे आदिवासियों का सदियों पुराना खुटकटी या पारंपरिक अधिकार जो है वो समाप्त हो गया और वे अपनी ही धरती पर शोषित किराएदार बन गए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हो लोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, न्याय और यानी कि इसके तहत नागवंशी राजाओं को फांसी देने का अधिकार मिल गया। ये आपका कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। क्यों गलत है? कि न्याय और संप्रभु कानून व्यवस्था जो था अंग्रेजों ने अपने जिला कलेक्टरों और अदालतों के पास आरक्षित कर ली थी और राजाओं की न्यायिक शक्ति को यहाँ पे छीन लिया जाता था। इसलिए कथन क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, इसने गांवों के महतो पद को वंशानुगत से हटाकर निर्वाचित कर दिया। ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों है? कि महतो का पद निर्वाचित नहीं हुआ। महतो का जो पद जो था निर्वाचित नहीं हुआ, बल्कि पूरी व्यवस्था ही नई जमींदारी कचहरियों के कारण क्या हो जाती है? शक्तिहीन हो जाती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी राज दरबार में दीवान का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता था? ऑप्शन नंबर ए, केवल धार्मिक अनुष्ठानों की तिथि तय करना। ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का सर्वोच्च प्रबंधन देखना तथा राजा को परामर्श देना। ऑप्शन नंबर सी, राजा की निजी सुरक्षा वाहिनी का नेतृत्व करना। और ऑप्शन नंबर डी, बाहरी राज्यों में नागवंश का दूत बनकर जाना। ये थोड़ा सा फॉन्ट इधर उधर हो गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं हम। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एक हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। यानी केवल धार्मिक अनुष्ठानों की तिथि तय करना, ये ऑप्शन नंबर ये आपका गलत है। क्यों गलत है? कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का उत्तरदायित्व जो था राजगुरु अथवा पुरोहित का था। किसका था? राजगुरु अथवा पुरोहित का था। किसका था? राजगुरु अथवा पुरोहित का था। इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका? गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का सर्वोच्च प्रबंधन देखना था, राजा को परामर्श देना। ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही है। क्यों सही है? कि दीवान जो है नागवंशी साम्राज्य का प्रधानमंत्री और मुख्य वजीर होता था।
क्या होता था, मुख्य वजीर होता था और प्रधानमंत्री होता था। और संपूर्ण साम्राज्य का राजस्व संग्रह, व्यय, आंतरिक सुरक्षा और राजा के बाद सबसे बड़े प्रशासनिक आदेश दीवान के हस्ताक्षर से ही जारी होते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात करते हैं कि राजा की निजी सुरक्षा वाहिनी का नेतृत्व करना, यानी ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत कथन है। क्यों है कि सैन्य टुकड़ियों का संचालन सेनापति या स्थानीय स्तर पर घटवाल या कोटवार करते थे, और दीवान जो है मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारी पद था। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, बाहरी राज्यों में नागवंश का दूत बनकर जाना, ये भी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, गलत है। क्यों है कि विदेशी राज्यों से वार्ता के लिए विशेष दूत अथवा वकील भेजे जाते थे। क्या भेजे जाते थे, वकील भेजे जाते थे, और दीवान राजधानी में ही केंद्रित रहता था। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन व्यवस्था में घटवाल नामक अधिकारी का विशिष्ट कार्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए, नदियों के घाटों से नावों का टैक्स वसूलना। ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी रास्तों, दर्रों और सीमाओं की सुरक्षा करना तथा वहां से गुजरने वाले व्यापारियों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी, राजा के महल के भीतर रसोई का प्रबंधन देखना। ऑप्शन नंबर डी, मुंडा कबीलों के बीच जमीन के विवादों का निपटारा करना। तो चलिए हम एक एक हम लोग करके विश्लेषण को देखते हैं। हम लोग बात करेंगे पहला ऑप्शन नंबर एक की बात करेंगे हम लोग, नदियों के, यानी कि सवाल क्या था कि नागवंशी शासन व्यवस्था में घटवाल नामक अधिकारी का विशिष्ट कार्य क्या था। ऑप्शन नंबर ये कहता है नदियों के घाटों से नावों का टैक्स वसूलना। ये ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका गलत है। क्यों है गलत, इनका संबंध जलमार्गों के कर से मुख्य रूप से नहीं था। इनका जो संबंध जो है जलमार्गों के कर से मुख्य रूप से संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं कि पहाड़ी रास्तों, दर्रों और सीमाओं की सुरक्षा करना तथा वहां से गुजरने वाले व्यापारियों की रक्षा करना। ये ऑप्शन नंबर बी सही है आपका जवाब है। क्यों जवाब सही है, झारखंड के पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश द्वारों या संकीर्ण पहाड़ी रास्तों को घाट कहा जाता था, और इन सामरिक चौकियों की रक्षा करने वाले और बाह्य शत्रुओं को की टोह लेने वाले जंबाज सैनिक को अधिकारी या घटवाल कहते थे। यानी कह सकते लोग कि जनबाज सैनिक को क्या कहता था, घटवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं लोग कि राजा के महल के भीतर रसोई का प्रबंधन देखना। ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों गलत है कि महल के भीतर का कार्य भंडारी या घरेलू प्रबंधकों द्वारा देखा जाता था। किसके द्वारा, भंडारी या घरेलू प्रबंधकों द्वारा। इसके द्वारा घरेलू प्रबंधकों द्वारा देखा जाता था। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं एक बार, मुंडा कबीलों के बीच जमीन के विवादों का निपटारा करना। ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है कि अंतरग्रामी विवाद जो है पढ़ा राजा की अध्यक्षता वाली पढ़ा पंचायत सुलझाती थी। कौन, पढ़ा पंचायत सुलझाती थी, घटवाल नहीं सुलझाती थी। चलिए चलते हैं लोग अंत में अगले सवाल की ओर। ये आपका अंतिम सवाल है। क्या कहता है अंतिम सवाल आपका, नागवंशी शासन के ढलान काल यानी कि जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सदानों यानी कि गैर आदिवासी मूलवासियों की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन वैचारिक रूप से सत्य है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लंबा सवाल है। अंत में जो सवाल मिला आपको बहुत ही लंबा सवाल है, हमको भी पता नहीं था कितना लंबा सवाल होगा। ऑप्शन नंबर एक कहता है सदानों ने नागवंशी राजाओं के खिलाफ मुंडाओं के साथ मिलकर बड़ा सैन्य विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी, राजाओं ने कर अर्थात टैक्स का बोझ बढ़ने पर सदानों को जागीरें अर्थात जमीनें देना शुरू किया, जिससे वे आदिवासियों के ऊपर नए शोषक वर्ग जागीरदार रूप में उभरे। ऑप्शन नंबर सी, सदानों ने अंग्रेजों को इस क्षेत्र से खदेड़ने में नागवंशी राजाओं की गुप्त मदद की थी। ऑप्शन नंबर डी, वे केवल कृषि कार्यों तक सीमित रहे और प्रशासन से उनका कोई सरकार नहीं था। तो चलिए तो पूरा बारीकी से समझते जाएंगे इस सवाल को और जवाब को। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, फिर से सवाल को पढ़ते हैं। नागवंशी शासन के ढलान काल अर्थात 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सदानों अर्थात गैर आदिवासी मूलवासियों की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन जो है वैचारिक रूप से सत्य है अर्थात सही है। ऑप्शन नंबर एक कहता है सदानों ने नागवंशी राजाओं के खिलाफ मुंडाओं के साथ मिलकर बड़ा सैन्य विद्रोह किया था। ये कथन क्या आपका गलत है। क्यों गलत है, इस कालखंड में नागवंशी राजाओं के विरुद्ध सदानों और मुंडाओं का कोई साझा सशस्त्र विद्रोह इतिहास में दर्ज नहीं है, इसलिए कथन क्या है गलत कथन है। हालांकि यहाँ पे जगह स्पेस कम है, इसके लिए हम लिखना नहीं चाह रहे हैं।
तो लोग समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। राजाओं ने कर अर्थात टैक्स का बोझ बढ़ने पर सदानों को जागीरें अर्थात जमीनें देना शुरू किया, जिसे वे आदिवासियों के ऊपर नए शोषक वर्ग अर्थात जागीरदार के रूप में उभरे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही कथन है। क्यों है सही? कि ये मुगलों और अंग्रेजों को नगद माल गुजारी देने के लिए जब नागवंशी राजा वित्तीय संकट में फंसे तो उन्होंने स्थानीय सदानों, साहूकारों या बाहरी ठेकेदारों से कर्ज लिया और उसके बदले आदिवासियों के गांवों की जागीर अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार सौंप दी। यही वर्ग जो है कालांतर में आदिवासियों के आर्थिक शोषण का मुख्य कारक अर्थात जागीरदार या दिक्को बना। तो आपका कथन ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। तो चलिए चलते हैं बिना देर के ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी का था सदानों ने अंग्रेजों को इस क्षेत्र से खदेड़ने में नागवंशी राजाओं की गुप्त मदद की थी। ये आपका कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। क्यों है गलत? सदानों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी किसी वित्तीय योजना का संचालन यहाँ पे नहीं किया था। चलिए चलते ऑप्शन नंबर डी की ओर। कहता है वे केवल कृषि कार्यों तक सीमित रहे और प्रशासन से उनका कोई सरोकार नहीं था। ये कथन भी यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है? गलत है। क्यों है? सदान आदिकाल से नागवंशी प्रशासन में दीवान, पांडे, भंडारी और बाद में जागीरदार के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभा रहे थे। तो बस आज इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।